हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। तो दोस्तों, जिला दर्शन सीरीज का आखिरी जिला चमोली जिले के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चमोली जिला जानते हैं उसके बारे में विभिन्न तथ्य। सबसे पहले तो चमोली जिले का मैप इस तरह से हल्का दिया गया है। ठीक है, इस तरह से मैप है उसका, और इसमें उत्तर में यहाँ पर तिब्बत वाला एरिया आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि अभी चाइना के नियंत्रण में है। ठीक है, चीन, ये चीन वाला एरिया ऊपर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इधर आता है इसके पूर्व में पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ है पूर्व में। इसके अलावा नीचे यहाँ पर बागेश्वर पड़ता है, बागेश्वर। ठीक है, फिर अल्मोड़ा, अल्मोड़ा भी आता है इसमें। ठीक है, और इसके दक्षिण में है पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल इसके दक्षिण में है। ठीक है, इधर है रुद्रप्रयाग, पश्चिम में रुद्रप्रयाग है, और टिहरी, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी आएगा यहाँ पर। तो 6 जिलों से इसकी सीमाएं बनती है। ठीक है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 6 जिले प्लस एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी ये साझा करता है। किसके साथ? चाइना के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, राज्य में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला कौन सा था? पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? चमोली, जिसकी सीमाएं 6 जिलों को स्पर्श करती है। ठीक है, 6 जिलों से सीमाएं बनती हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 जिलों से बनती है, प्लस एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला भी है। और किसके साथ बनाता है? चीन के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चमोली जो कि राज्य के 6 जिलों से सीमाएं बनाता है। ठीक है, प्लस अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, साझा करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 7,633 किलोमीटर। ठीक है, 7,633 किलोमीटर इसका वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है, जो कि आयोग ने माना है। हालांकि इसकी जो वेबसाइट है और लगभग सभी किताबों में इसका क्षेत्रफल दिया गया है 8,030 वर्ग किलोमीटर। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, 8,030 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल दिया गया है सभी जगह। लेकिन जो लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा पूर्व में इसको 7,633 वर्ग किलोमीटर माना गया है। और सदैव जब भी उसका प्रश्न बनता है निम्न में सबसे बड़ा जिला है, तो उसका उत्तर हमेशा उत्तरकाशी ही रहता है। ठीक है, तो चमोली उसमें दूसरे स्थान पर ही दर्शाता, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी जनसंख्या कितनी है। राज्य की कुल जनसंख्या क्या? 3.88%। ठीक है, इसकी जनसंख्या टोटल 3.88% इसकी जनसंख्या। और जनघनत्व कितना, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, जनघनत्व इसका 49। तो सबसे कम किसका है? उत्तरकाशी का। कितना था? 41। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर है, यानी कि बढ़ते क्रम में दूसरा स्थान है इसका। ठीक है, 49 के साथ दूसरे नंबर पर है। बढ़ते क्रम में इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, लिंगानुपात। लिंगानुपात है इसका 1019। ठीक है, और शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात इसका 889। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। पूछा जाता है लगातार शिशु लिंगानुपात में कितना है, लिंगानुपात में कितना है। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा ना, देखो हम 13 के 13 जिले पढ़ चुके हैं, सभी जिलों का लिंगानुपात हम देख चुके हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। कोई भी 4 आपको दे सकता है, ऐसा नहीं कि आपको जिसमें सबसे ज्यादा अल्मोड़ा वही ऑप्शन में मिलेगा, कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है। उन 4 जिलों में कौन सर्वाधिक है, इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कई बार बना भी ऐसे क्वेश्चन। तो आपने सारे ध्यान रखने की इसमें सबसे ज्यादा है, क्रम इनका याद रख सकते हैं, फिर डायरेक्टली भी आप लोग इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, साक्षरता देखते हैं। साक्षरता यहाँ की 82.65%। ठीक है, 82.65% साक्षरता है, यानी कि राज्य औसत और राष्ट्रीय औसत दोनों से अधिक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साक्षरता में राज्य में इसका तीसरा स्थान है। सबसे पहला देहरादून, दूसरा नैनीताल, तीसरा स्थान किसका है? चमोली का। ठीक है, राज्य में तीसरा स्थान है।
देखो पुरुष साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता है 93.40%, ठीक है। और महिला साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता है 72.32%। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों भी राज्य औसत से अधिक है, ठीक है। और पुरुष साक्षरता में भी दूसरा स्थान है राज्य में, सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग के दूसरे स्थान पर कौन है, चमोली, ठीक है। ध्यान रखिएगा पुरुष साक्षरता 93.40% और रुद्रप्रयाग के 93.93%, ठीक है, इस तरह से। और महिला कितनी है, 72.32%। तो ये भी राज्य औसत से अधिक है और ये भी राज्य औसत से अधिक है, ठीक है। सारे फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। नगरीय जनसंख्या देखते हैं, नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या यहाँ की 15.17%, ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 100 में से इसको घटा देंगे, ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या निकल जाएगी 84.83%, ठीक है। ये यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चमोली जिला जिसकी स्थापना 24 फरवरी 1960 को होती है, राज्य के 6 जिलों से इसकी सीमाएं बनती है, ठीक है। और एक सीमांत जनपद भी है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाता है, ठीक है। मुख्यतः 3 जिले ही सीमांत जनपद में, हालांकि 5 जिले आते हैं, लेकिन मेनली 3 जिले लगातार जो क्वेश्चन में बनते हैं, ठीक है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली। तो इसका क्षेत्रफल कितना है जो आयोग ने माना है, 7633 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है चमोली की और अन्य लगभग सभी किताबों में इसका क्षेत्रफल दिया गया 8030। तो यदि कभी क्वेश्चन आए तो आप यही मानेंगे कि उत्तरकाशी सबसे बड़ा है, ठीक है, क्योंकि आयोग ने पहले उत्तरकाशी को ही सबसे बड़ा माना है, उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो स्थापना है 24 फरवरी 1960 को। देखो जनसंख्या कितनी है इसकी, 3.88%। राज्य की कुल जनसंख्या का 3.88% जनसंख्या यहाँ पर रहती है, ठीक है। जनघनत्व है 49 और इसमें इसका स्थान है दूसरा। सबसे कम किसका है, उत्तरकाशी का 41 और सबसे ज्यादा किसका है, हरिद्वार का, कितना, 801, ठीक है। लिंगानुपात कितना है इसका, 1019। तो 1000 से ऊपर है, सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। राज्य औसत से भी अधिक है, राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है, ठीक है। राज्य औसत कितना है, 963 और राष्ट्रीय औसत कितना है, 943, ठीक है। ये भी पूछे जाते हैं लगातार, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। साक्षरता देखो, साक्षरता कितनी है, 82.65% और राज्य में तीसरा स्थान है, ठीक है। तो पहला स्थान कौन सा है, किसका है, देहरादून का है, दूसरा किसका है, नैनीताल का, और तीसरा किसका है, चमोली का, ठीक है। यदि पुरुष साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर 93.40% पुरुष साक्षरता, ठीक है। और इसमें स्थान कौन सा है, इसका दूसरा स्थान है। महिला साक्षरता में 72.32% यहाँ की महिला साक्षरता, ठीक है। और नगरीय जनसंख्या कितनी है, 15.17%। उसका माइनस कर लो तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 84.83%, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ की प्रमुख तहसीलें। देखो यदि तहसीलों की बात करें तो यहाँ पर कुल 12 तहसीलें, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखो 12 तहसीलें, किस किस जिले में हमें 12 तहसीलें मिली है देखने को, एक अल्मोड़ा, एक टिहरी, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल और साथ में चमोली। सभी जगह हमने 12 तहसीलें पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 12 तहसीलें कौन कौन सी हैं। एक है चमोली, जोशीमठ, ठीक है, चमोली है, जोशीमठ है, फिर पोखरी, कर्णप्रयाग, फिर है गैरसैंण, पोखरी है, कर्णप्रयाग है, गैरसैंण है। फिर आगे देखो थराली, देवाल, नारायणबगड़, आदिबद्री, जिलासू, नंदप्रयाग, और अगला है नंदानगर, ठीक है, घाट, जिसका पूरा नाम था घाट, नंदानगर, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 से इसका नाम नंदानगर हो गया, पहले क्या था, घाट था, ठीक है। तो यहाँ की तहसीलें हैं 12 तहसीलें, देखो चमोली, जोशीमठ, पोखरी, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, थराली, देवाल, नारायणबगड़, आदिबद्री, जिलासू, ठीक है। जिलासू लगातार पूछा जाता है, जिलासू एक परियोजना भी है तो इस वजह से भी फेमस है, ठीक है। नंदप्रयाग और नंदानगर, तो नंदानगर अभी नाम चेंज हुआ तो ये भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो किस स्थान का नाम नंदानगर रखा गया, इस तरह से आ सकता है। अगला देखो विकास खंड,
विकास खंड है यहाँ पर टोटल 9 विकास खंड है, ठीक है, जिनमें देखो दसोली, जोशीमठ, गंगानगर, फिर है पोखरी, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, नारायणबगड़, थराली और देवाल। ठीक है, ये यहाँ के हैं विकास खंड। तो ध्यान रखिएगा 9 विकास खंड हैं, ध्यान रखिएगा 9 विकास खंड हैं, 12 तहसीलें, ठीक है। तो स्थान पूछे जाते हैं, कभी कभी लगातार स्थान आ सकते हैं, कौन सा स्थान कहाँ है, दसोली कहाँ पड़ता है, ठीक है, जोशीमठ कहाँ पड़ता है, तो इस तरह से पूछा जाता है। अगला देखो, अगला यहाँ के नगर निकाय, नगर निकाय, ठीक है, यहाँ पर कुल 7 नगर निकाय हैं, 8 नगर निकाय हैं। नगर पंचायत और नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका है 5, नगर पंचायत है 3। नगर पंचायत है देखो गैरसैंण, पोखरी और बद्रीनाथ। नगर पालिका है गौचर, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, जोशीमठ और नंदप्रयाग। ये यहाँ की नगर पालिका है, 5 नगर पालिकाएं, ठीक है, और 3 नगर पंचायतें हैं। तो टोटल 8 नगर निकाय हैं चमोली जिले में। आगे देखते हैं विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा सीटें, ठीक है, यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पहली है देखो कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग है, फिर है थराली, ठीक है, और बद्रीनाथ। थराली एससी के लिए रिजर्व है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक जिले में एक एक सीट, हरिद्वार में 3 सीटें एससी के लिए रिजर्व है, केवल रुद्रप्रयाग और चंपावत को छोड़कर, ठीक है, यहाँ कोई भी सीटें रिजर्व नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, चंपावत और रुद्रप्रयाग में कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, ठीक है। कर्णप्रयाग से कौन है देखो अनिल नौटियाल, ठीक है। थराली से कौन है भूपाल राम टमटा, और बद्रीनाथ से कौन है राजेंद्र भंडारी, ठीक है। यहाँ के विधायक हो गए, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखो लोकसभा क्षेत्र, तो पौड़ी लोकसभा में आता है चमोली भी, ठीक है, पौड़ी लोकसभा में आता है। और कौन है यहाँ से अभी सांसद तीरथ सिंह रावत, ठीक है, ध्यान रखिएगा तीरथ सिंह रावत यहाँ से अभी सांसद हैं। अब चर्चा करते हैं, देखो सबसे पहले चमोली स्थल की चर्चा करते हैं, ठीक है, जो चमोली स्थान है उसकी चर्चा करते हैं। प्राचीन नाम क्या था इसका, लाल सांगा, ठीक है, लाल सांगा इसका प्राचीन नाम था। देखो ये अलकनंदा नदी आ रही है, ठीक है, नीचे की ओर बह रही है इस तरह से, तो इसके बाएं तट पर यहां पड़ता है चमोली, ठीक है, बायां तट। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, चमोली कहां है देखो बाएं तट पर है, और गोपेश्वर पड़ता है लगभग इधर ऊपर पहाड़ी पर है, तो ये दाएं तट पर है, ठीक है, गोपेश्वर। तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो गोपेश्वर कहां है दाएं तट पर है, और चमोली कहां है बाएं तट पर। तो इस चमोली का प्राचीन नाम क्या था लाल सांगा। पूर्व में जिला मुख्यालय था, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कब तक रहा था, ठीक है, तो 20 जुलाई 1970, ध्यान रखिएगा ये स्थिति, ठीक है, 20 जुलाई 1970 बाढ़ की वजह से चमोली पूरी तरह नष्ट हो गया था। यहाँ पर जितने भी सरकारी भवन थे सारे के सारे बह चुके थे, ठीक है, काफी बड़ी बाढ़ की वजह से यहाँ पर त्रासदी पैदा हो गई थी, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ का मुख्यालय कहाँ बनाया गया बाद में, फिर गोपेश्वर मुख्यालय बनाया गया, ठीक है। तो उसको गोपेश्वर में ही चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो आगे देखते हैं गोपेश्वर। ध्यान रखिएगा पहले मुख्यालय कौन सा था,
पहले मुख्यालय था चमोली, ठीक है। 20 जुलाई 1970 को बाढ़ के कारण इसका मुख्यालय कहां बनाया गया, फिर चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान में गोपेश्वर मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा दोनों, गोपेश्वर कहाँ है, बाएं तट पर है, चमोली कहाँ है, दाएं तट पर है। नहीं, चमोली बाएं तट पर है, ठीक है। इस तरह से यहाँ चमोली बाएं तट पर और यहाँ गोपेश्वर है, ठीक है, ये दाएं तट पर और चमोली है बाएं तट पर, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो गोपेश्वर, गोपेश्वर जिला मुख्यालय है अभी, तो कब से है जिला मुख्यालय, 1970 से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जिला मुख्यालय कब से बनाया गया, इसको 1970 से बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इसके बारे में अन्य फैक्ट जो भी महत्वपूर्ण, ठीक है। प्राचीन नाम क्या था इसका, गोपेश्वर का प्राचीन नाम ये था गोस्थल, ठीक है, या गोथला भी इसका नाम मिलता है, गोथला, ठीक है। ये भी गोस्थल ही है, मतलब वही है उसका भी गोस्थल, ठीक है। तो गोस्थल या गोथला इसका प्राचीन नाम था, ठीक है। अगला देखते हैं यहां पर एक रुद्र महालय मंदिर है, ठीक है, जो कि हिमाद्री शैली में निर्मित है और ऐसा माना जाता है कि गणपति नाग के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। गणपति नाग जो कि नागवंश का एक शासक था। इसके अलावा यहाँ पर एक त्रिशूल लेख भी मिलता है, ठीक है, त्रिशूल लेख, इसमें अशोक चल जो कि नेपाल का शासक था, ठीक है, अशोक चल और गणपति नाग के लेख उत्कीर्ण किए गए इसमें, ठीक है। अशोक चल और गणपति नाग के इसमें लेख उल्लिखित उत्कीर्ण किए गए, ठीक है। गणपति नाग के अलावा जो अन्य नागवंशी शासक हैं, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग, इनके नाम उत्कीर्ण है, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, गोपेश्वर जो कि जिला मुख्यालय है, 1970 से जिला मुख्यालय इसको बनाया गया, ठीक है। प्राचीन नाम क्या है इसका, गोस्थल या गोथला। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, अलकनंदा के दाएं तट पर ये स्थित है, ठीक है, दाएं तट पर स्थित है। प्राचीन नाम क्या था इसका, गोस्थल या गोथला। यहाँ पर एक रुद्र महालय मंदिर है, ठीक है, जो कि हिमाद्री शैली में निर्मित है और गणपति नाग के द्वारा इसको बनाया गया। इसके अलावा देखो इसी मंदिर परिसर में एक त्रिशूल लेख मिलता है, जो कि एक तो अशोक चल, ठीक है, 1191 का इसका मिलता है अशोक चल का, और दूसरा है गणपति नाग, नागवंशी शासक गणपति नाग के यहाँ पर लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। जो नागवंशी वंशावली यहाँ पर मिलती, ठीक है, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग, इन 4 नाग शासकों के इसमें नाम उल्लिखित किए गए हैं, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर अन्य स्थलों, यहाँ पर गुप्तकालीन सूर्य मंदिर, ठीक है, गुप्तकालीन सूर्य मंदिर भी है यहाँ पर। इसके अलावा धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति यहां पर मिली हुई है, ठीक है। और अन्य चीजों में देखो वीणाधर नटराज की मूर्ति, ये भी यहां से प्राप्त है। साथ ही देखो गोपीनाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर भी यहां से, यहां पर गोपीनाथ मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा वैतरणी कुंड, ठीक है, वैतरणी कुंड भी यहीं स्थित है। और साथ ही अनुसुईया मंदिर, और अत्रि मुनि आश्रम,
ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ पर है, गोपेश्वर में स्थित है। तो गोपेश्वर काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अलकनंदा के दाएं तट पर है, ठीक है। 1970 में जिला मुख्यालय इसको बनाया गया। प्राचीन नाम क्या है, गोथर या गोस्थल, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें देख लीजिएगा आप लोग। किस किस नागवंशी शासक के नाम उत्कीर्ण, ये भी क्वेश्चन बन चुका है पहले, ठीक है। किस नेपाली शासक का उत्कीर्ण, ये भी कब का, 1191 का पूछा जाता है लगातार। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में किस स्थान से धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में महात्मा बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहां से हुई है, गोपेश्वर से, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, राज्य में वीणाधर नटराज की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एडवांस में आपके 1 नंबर प्लस आप लोग रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अत्रि मुनि आश्रम, अनुसुया मंदिर, वैतरणी कुंड, ये सारे कहाँ हैं, गोपेश्वर में, ठीक है। आगे देखते हैं प्रमुख दर्शनीय स्थल। इसमें है पंचबद्री, ठीक है। पंचबद्री की चर्चा करते हैं पहले। पंचबद्री, सबसे पहले बद्रीनाथ, ठीक है। पंचबद्री जो कि सभी चमोली में आते हैं, ठीक है। इनमें बद्रीनाथ जी सबसे पहले चर्चा करते हैं बद्रीनाथ के बारे में, ठीक है। बद्री विशाल भी इन्हें कहा जाता है। बद्री विशाल, ठीक है, राज्य का एक प्रमुख धाम। और यदि कोई यात्रा क्रम से करे तो क्रम में अंतिम धाम, ठीक है। अंतिम धाम है बद्रीनाथ धाम, ठीक है। अंतिम में आपको जाना है वहां पर यात्रा के क्रम में। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और यात्रा के लिए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ही, 2022 में भी सर्वाधिक यात्री यहीं पर आए थे। और प्रतिवर्ष क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रतिवर्ष सर्वाधिक यात्री कहाँ पहुंचते हैं, बद्रीनाथ में ही पहुंचते हैं, ठीक है। क्योंकि मंदिर के जस्ट पास तक ही गाड़ियां पहुंच जाती है, पैदल नहीं चलना पड़ता है बिल्कुल भी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा यात्री कहाँ आते हैं, बद्रीनाथ में। या तो बद्रीनाथ एक प्रसिद्ध स्थल है। प्राचीन नाम क्या कहें इसकी, प्राचीन नाम में देखो मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, ठीक है। अगला देखो बद्रीवन, बद्रीवन, ठीक है। बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम, विशाल, ठीक है, विशाला। अगला देखो नर नारायण आश्रम, नर नारायण आश्रम, ठीक है। तो ये सारे इसके प्राचीन नाम है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है किसे योग सिद्धा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या बद्रीवन किसे कहा जाता है, ठीक है। विशाला किसका नाम है, ठीक है। नर नारायण आश्रम किसका नाम है, किसका प्राचीन नाम है, तो नर नारायण पर्वतों के मध्य में नीचे उनकी तलहटी पर स्थित, ठीक है। तो नर नारायण आश्रम भी इसी को बुलाता है। एक फैक्ट आप लोगों ने जो ध्यान रखना है, देखो हरिद्वार से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, ठीक है। हरिद्वार से सर्वाधिक दूरी पर स्थित, हरिद्वार से सर्वाधिक दूरी पर स्थित, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है इसकी, 3133 मीटर, ठीक है। समुद्र तल से 3133 मीटर इसकी ऊंचाई है। और हरिद्वार से सर्वाधिक दूरी पर ही स्थित, ठीक है। तो जो लोग चमोली में पहली बार जुड़े हुए हैं, ठीक है, अभी, तो उनके लिए बताया जाना चाहता हूं कि जो दूरी वाला सिस्टम है, ठीक है। तो दूरी में सबसे पहले आता है बद्रीनाथ, फिर आता है गंगोत्री, फिर आता है केदारनाथ, फिर आता है यमुनोत्री, ठीक है। ये दूरी का क्रम है इस तरह से। सबसे ज्यादा दूर कौन है, बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर यमुनोत्री, ठीक है। सबसे ज्यादा दूर बद्रीनाथ है। और ऊंचाई के हिसाब से केदारनाथ सबसे ऊंचा, ठीक है, फिर यमुनोत्री, फिर बद्रीनाथ और फिर गंगोत्री, ठीक है। तो इस तरह से BGKY और KYBG, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये दूरी घटते क्रम में और ये ऊंचाई घटते क्रम में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है, देखो केदारनाथ, फिर है यमुनोत्री, फिर है बद्रीनाथ, फिर है गंगोत्री, ठीक है। और सबसे ज्यादा दूर कौन है, बद्रीनाथ, फिर है गंगोत्री, फिर है केदारनाथ, फिर है यमुनोत्री। हरिद्वार से सर्वाधिक दूरी और समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई, फिर घटते क्रम में, इस तरह से, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। अगला देखो बद्रीनाथ जो कि नर और नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित, ठीक है। पर्वतों की मध्य तलहटी पर, ठीक है। तो इस तरह से ये पर्वत, तो यहाँ पर अलकनंदा बह रही, ठीक है। यहाँ पर
अलकनंदा के दाएं तट पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दायां तट, दाएं तट पर कौन है, बद्रीनाथ मंदिर है, ठीक है। यहीं पर तप्त कुंड, ब्रह्म कपाली, सारी चीजें यहीं अलकनंदा के दाएं तट पर ही आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। नर नारायण पर्वतों के मध्य और अलकनंदा के दाएं तट पर। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा के किस तट पर स्थित है या फिर किस नदी के किनारे स्थित है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ के पुजारी कौन होते हैं, रावल, ठीक है, दक्षिण भारत से आते हैं रावल, यहाँ के पुजारी होते हैं। इसके अलावा देखो जो मंदिर है मुगल शैली में निर्मित है, कहीं पर आपको शंकुधारी शैली भी मिलेगा, ठीक है, मुगल शैली, मिश्रित शैली है, ठीक है, तो मुगल शैली में निर्मित है, इस तरह से देखेंगे आप। ठीक है, तीन अलग अलग हिस्सों में जब आप वास्तुकला पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये मंडप है, ठीक है, ये मंडप है, ये सिंह द्वार है, इस तरह से, ठीक है। इसी के अंदर गर्भगृह होता है, ठीक है, यहाँ पर इसी के अंदर जहां पर मुख्य रूप से मूर्ति रखी गई है, ठीक है, यहाँ अंदर जाके गर्भगृह, वहां पर प्रतिमा रखी गई है, ठीक है। तो ये सिंह द्वार है। इस तरह से जब हम पढ़ेंगे वास्तुकला उत्तराखंड में, इतिहास में उत्तराखंड के, तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर जो विष्णु की मूर्ति है, ठीक है, भगवान विष्णु की मूर्ति है, ठीक है, चिंतन मुद्रा में। तो क्वेश्चन आ सकता है चिंतन मुद्रा में कहां पर स्थित है, ठीक है, चिंतन मुद्रा में है, ठीक है। एक तो ये चिंतन मुद्रा में, और किस रंग की है, काले रंग की, तो ये भी आ सकता है किस रंग की है, ठीक है, काले रंग की है। चिंतन मुद्रा में ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, ठीक है, जो कि नारद कुंड में पड़ी हुई थी। उसको स्थापित करवाने का श्रेय किसे जाता है, शंकराचार्य को जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है स्थापित किसके द्वारा की गई, शंकराचार्य के द्वारा, ठीक है, पुनः स्थापित, ठीक है, पहले से रही होगी, उसके बाद फिर पुनः इसको स्थापित करवाया गया, किसके द्वारा, शंकराचार्य जी के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखो वर्ष 2022 में ये फैक्ट लिख लेना, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से और पक्का बनेगा। यूकेपीएससी आपको टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन जरूर देता है, ठीक है। यूकेपीएससी आपको कितना रटा है ये नहीं पूछेगा कभी भी, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं आप कितना समझ के पढ़ रहे हैं। तो 2022 में सर्वाधिक पर्यटक यहाँ पर आए हैं, ठीक है, 11 लाख से ऊपर यहाँ पर पर्यटक आए इस बार 2022 में, सर्वाधिक पर्यटक यहाँ पर आए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा कपाट बंद कब हुए थे, कपाट बंद हुए 19 नवंबर को, 19 नवंबर को यहाँ के कपाट बंद हुए, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी। तो शीतकाल के लिए यहाँ की जो चहुमुखी मूर्ति है कहाँ लाई जाती है, पांडुकेश्वर में, ठीक है, पांडुकेश्वर जो कि उसी से नीचे बद्रीनाथ और जोशीमठ के मध्य में पड़ता है, वहां पर चहुमुखी मूर्ति शीतकाल में लाई जाती है, ठीक है। अगला देखो यहाँ के निकटतम स्थित कुंड कौन कौन से हैं, इसमें देखो तप्त कुंड है, नारद कुंड है, ठीक है, सत्यपथ कुंड है, सत्यपथ कुंड है, ठीक है, त्रिकोण कुंड है और मानुषी कुंड है, ठीक है। तो बद्रीनाथ के आसपास जो स्थित प्रमुख कुंड है उनमें तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड, ठीक है। यदि पंचशिलाओं की बात करें, पंचशिलाएं, पंचशिलाएं कौन कौन सी यहाँ पर, गरुड़ शिला है, नारद शिला है, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नृसिंह शिला और बाराह शिला, ठीक है, वाराह शिला, ध्यान रखिएगा। पंचशिलाएं कौन कौन सी है यहाँ पर, गरुड़ शिला है, नारद शिला है, मार्कंडेय शिला, ठीक है, नृसिंह शिला है और बाराह शिला, ठीक है। तो निकटतम कुंड कौन कौन से, तो क्वेश्चन बनेगा त्रिकोण कुंड कहाँ स्थित है, मानुषी कुंड कहाँ स्थित है, सब कहाँ है, बद्रीनाथ के आसपास है, ठीक है, चमोली जिले में आ जाएंगे। गरुड़ शिला कहाँ है, नारद शिला कहाँ है, मार्कंडेय शिला कहाँ है, नृसिंह शिला कहाँ है और बाराह शिला कहाँ है, सारे कहाँ है, बद्रीनाथ में, तो चमोली जिला आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही चर्चा करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा, अपना नोट कर लीजिएगा और साथ में रिवीजन करते रहिए, ठीक है। जिनका पटवारी का एग्जाम है वो लोग बिल्कुल
कमर कस लीजिए अभी से, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, देखो यहीं से क्वेश्चन बनना है, बिल्कुल भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। आसान चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, इतना टफ कोई पेपर नहीं आता है। और बाकी वन लाइनर पढ़ने से बचें आप लोग, यदि आप वन लाइनर पढ़ते हैं तो उतना फायदेमंद होगा नहीं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बाकी आप लोग जो वर्दी का सपना सीरीज है उसको आप लोग अवश्य देखिएगा, ठीक है। आज शाम को उसका पहली क्लास आएगी, तो उसमें आपको सारी चीजें जीएस की कवर कराने का प्रयास किया जाएगा और लगभग आपको 8-10 नंबर का उससे जरूर लाभ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।